आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर जाएंगे जिसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास। अर्थात जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की सरकार ने किस प्रकार नियंत्रित किया और नियंत्रित करने के साथ साथ ये प्रयास किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसी प्रकार व्यापार करे जिस प्रकार ब्रिटेन की सरकार चाहती थी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चूंकि वो एक निजी लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन था, इसलिए वो संगठन ये चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसी भी प्रकार से हमारे नियंत्रण में और हमारे अकॉर्डिंग चले। लेकिन ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा ऐसा भी वर्ग था जो ये चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार संसद के नियंत्रण में ही कार्य करना चाहिए। कार्य इसलिए करना चाहिए कि ऐसा ना हो कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पैसे वाली और इतनी अमीर हो जाए जिससे ब्रिटेन की सरकार को खतरा हो जाए और वो वहाँ के लोकतंत्र को या राजतंत्र को ही खत्म कर दे। इसलिए सामान्यतः आप इस क्रम में ये देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिटेन की सरकार ने धीरे धीरे कंपनी को नियंत्रित करने के लिए भारत में बहुत सारी एक्टें पारित की। और उन एक्टों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि भारत में गवर्नर जनरल को या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित क्यों किया जाए कि मान लीजिए भारत में जो अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं उनके द्वारा जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, जो संधियां की जा रही हैं, चाहे वो मराठाओं से हों, चाहे वो मैसूर से हों, चाहे अवध से हों, लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि वो वर्ग मान लीजिए प्राइवेट है या निजी है, लेकिन उससे जो प्रतिष्ठा खराब होती है वो किसकी होती है? प्रतिष्ठा खराब होती है ब्रिटेन की। आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा नियम बनाया था। लेकिन सामान्यतः ब्रिटेन उस समय भी सक्रिय है और वहाँ के नेता इस बात को जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ या ईस्ट के साथ व्यापार के लिए जो कारनामे कर रही है उससे किस देश की प्रतिष्ठा खराब हो रही है, तो उससे ब्रिटेन की ही प्रतिष्ठा खराब हो रही है। इसलिए ब्रिटेन की सरकार में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद ब्रिटेन की सरकार पर ये दबाव डालते रहेंगे कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करिए, कंट्रोल करिए, क्योंकि कंट्रोल जब आप करेंगे तभी आपको ये हर प्रकार की खबर देंगे और हर अपनी इंफॉर्मेशन से आपको अवगत कराएंगे। इसी संबंध में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी एक्ट पारित की गई। उन एक्टों का जो क्रम रहा वो हम इसके दौरान पढ़ेंगे। इस क्लास के दौरान हम लोग क्या करेंगे, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुई थी उस रेगुलेटिंग एक्ट से अध्ययन करते हुए 1858 ईस्वी की एक्ट तक अध्ययन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1858 ईस्वी में ब्रिटेन का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत में आ जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। अर्थात 1858 ईस्वी में क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाएगा और भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगेगा। इसलिए इस क्लास के दौरान हम लोग 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आई उस रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 में जो एक्ट आई उस तक अध्ययन करेंगे। तो क्लास में हमारा नाम क्या है? भारत में संवैधानिक विकास। इसको हम दो स्तरों पर पढ़ते हैं। एक जो पहला स्तर होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, अर्थात कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, इसको हम बोलते हैं पार्ट वन। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है क्राउन का शासन। ये क्या होता है? ये होता है पार्ट 2। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत कब से कब तक पढ़ते हैं? तो 1773 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक। और पार्ट 2 में हम कब से कब तक पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं 1853
61 ईस्वी से लेकर 1947 अर्थात भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो इस इन दो पार्टों में जो पहला पार्ट है उसका अध्ययन हम इस क्लास के दौरान पढ़ेंगे। इस क्लास के दौरान 1773 से लेकर 1858 तक ब्रिटेन की सरकार ने जितनी भी एक्ट पारित की, इन एक्टों का अध्ययन हम इस क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो पहली जो एक्ट थी वो कौन सी थी? तो वो थी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। मान लीजिए हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब है कि रेगुलेट करना, किसी को चलाना। इसको ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित और नियंत्रित करने के लिए पहली बार लागू किया। अर्थात ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद ने, मान लीजिए संसद ये है संसद, और संसद में कौन लोग हैं? तो ये है ब्रिटेन के सांसद। ये मान लीजिए ब्रिटेन की संसद है। संसद के नीचे एक जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कहाँ कर रही है? तो एक देश है जिसका नाम भारत है। ये भारत में व्यापार कर रही है। जब भारत में व्यापार कर रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे नियंत्रित हो रही है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने वाला एक 24 लोगों का एक मंडल है जिसका नाम था COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे नियंत्रित हो रही है? तो वो 24 लोगों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये तय करता है कि भारत में व्यापार किस प्रकार होगा, किस राजा के साथ कौन सी संधि होगी, कब युद्ध होगा, वो कौन तय कर रहा है? वो भारत में रहने वाला गवर्नर या गवर्नर जनरल तय नहीं कर रहा है। ये आपकी भ्रांति है जो आप ये चाहते हैं कि आप ये जानते हैं कि भारत में जो गवर्नर जनरल है वही प्रमुख है, जबकि जो गवर्नर जनरल से ही भी ऊपर एक जो बड़ी संस्था है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की है। वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये तय करता है कि भारत में कौन सी नीतियां कब लागू होंगी। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहा है, उसकी सभी नीतियों का निर्धारित कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन की संसद ने कहा, इस एक्ट के अनुसार ब्रिटेन की संसद क्या कह रही है कि आज से वो सारे नियम बदल जाएंगे। अब भारत में अब भारत में जो भी जो भी फैसले लिए जाएंगे लिए जाएंगे उसके संबंध में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटेन की ब्रिटेन की सरकार को
अवगत कराएगी। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक स्वतंत्र रूप से भारत में व्यापार कर रही थी, उस पर किसी भी प्रकार के ब्रिटेन की सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन सन 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्देशित कर दिया कि भारत में कोई भी व्यापार से संबंधित या राजनीति से संबंधित कोई भी फैसला लिया जाएगा तो फैसला लिए जाने से पहले अब ब्रिटेन की संसद को अवगत कराएंगे। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह पहला राजनीतिक नियंत्रण था। अब दूसरा और क्या कहा गया इस फैक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। अर्थात बंगाल में इस समय जो गवर्नर काम कर रहा था उसका नाम गवर्नर से हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत का भारत का नहीं सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। इसलिए प्रश्न आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स क्यों था? क्योंकि 1773 ईस्वी में जब ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित की, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल का गवर्नर था। उसी समय उसका नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। और इस एक्ट में क्या कहा गया कि भारत में जो गवर्नर है उसके पास पूर्ण अधिकार नहीं रहेगा। पूर्ण अधिकार किसके पास रहेगा? तो इसमें कहा गया कि गव, गवर्नर जनरल प्लस सा परिषद शब्द का उपयोग किया गया। सा परिषद। अभी तक तो भारत में जो गवर्नर था वही सारे राजनीतिक और व्यापारिक निर्णय ले रहा था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि आज से भारत में गवर्नर जो जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसके साथ एक सा परिषद होगी और इस सा परिषद में 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, अर्थात टोटल 5 लोग। अब सा परिषद में जो 5 लोग होंगे और इसके फैसले कैसे लिए जाएंगे? तो फैसले लेने के लिए नियम बनाया गया कि अगर ये कोई फैसले लेंगे तो बहुमत के आधार पर लेंगे। अब जब बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा और इसमें यह भी निर्धारित कर दिया गया कि जो 5 लोग हैं और जो 4 विदेश से आएंगे इन सभी लोगों का नाम इस एक्ट में लिख दिया गया। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट में उन 4 व्यक्तियों का नाम लिखकर भेजा गया कि ये व्यक्ति गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होंगे। इसलिए भारत में जो 2 से 3 लोग भारत में नए आए थे वो सभी वॉरेन हेस्टिंग्स के विरोधी थे और वो वॉरेन हेस्टिंग्स की उन नीतियों का विरोध करते आ रहे थे जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे भारत में ऐसे काम किए थे। जैसे उसने अवध के जो नवाब थे उनकी बेगमों से किस प्रकार धन वसूल किया था, किस प्रकार फैजाबाद की संधि की थी, बनारस की संधि की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स पर यह भी आरोप था कि किस प्रकार आपने रोहिल्ला युद्ध में भाग लिया था, उसके पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या उद्देश्य थे, उससे क्या लाभ हुआ है। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स की जो परिषद में सदस्य हैं वो सभी वॉरेन हेस्टिंग्स का विरोध करेंगे और विरोध के कारण गवर्नर जनरल का जो कार्य करने की जो क्षमता होगी उस पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। उसके बाद इसी एक्ट में और क्या कहा गया कि जो 24 लोगों का जो संगठन है इसका भी समय निर्धारित कर दिया गया
कि ये लोग इतने समय तक चुने जाएंगे, इसके बाद इनका चुनाव जो है वो नियमित होता रहेगा। और इसी एक्ट में एक और प्रावधान किया गया, भारत में कोलकाता में कोलकाता जिसको उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया बनाया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एलिजा एम्फे को बनाया गया एलिजा एम्फे को बनाया गया। अर्थात 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के कोलकाता शहर में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। और वो सुप्रीम कोर्ट भारत में अब जो डिसीजन देगा, उसके सारे डिसीजन उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था आधारित थी। क्योंकि इसी न्यायालय के माध्यम से भारत में एक बहुत प्रसिद्ध केस आएगा जिसका नाम होगा नंद कुमार। नंद कुमार कौन था? नंद कुमार बंगाल का एक साहूकार हुआ करता था, एक अमीर व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो बंगाल का नवाब था उसकी बेगम से, अर्थात मुन्नी बेगम से कुछ घूस ली थी। और घूस लेने के बदले में ही उसने बंगाल में जो गवर्नर हुआ, बंगाल का जो नवाब हुआ करता था, उसके नवजात पुत्र को संरक्षण का अधिकार दिया था। इसलिए एक केस लास्ट में चला जाएगा और वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे आपसी में संयोग बनाकर, संगठन बनाकर नंद कुमार को फांसी दे देते हैं। नंद कुमार की फांसी जब भारत में हुई थी, उसके पीछे बहुत सारे तर्क थे, वो हम आगे की क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। इसलिए कोलकाता के माध्यम से भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसलिए भारत में अब जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, उसके संबंध में ब्रिटेन की सरकार अवगत हो रही है। अब इसी के बाद आप देखेंगे ये जो एक्ट है वो असफल क्यों हो जाएगा। इसकी असफलता का जो मुख्य कारण था, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता का जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण ये था कि ब्रिटेन की संसद ने एक बहुत बड़ा नियम तो बना दिया था, लेकिन इस नियम के पीछे उसने उस सूचना तंत्र को विकसित नहीं किया था जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सरकार को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन देती। इसलिए ये सूचना तंत्र के अभाव में ये व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि एक तो सपरिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल को बहुत सारी समस्याएं हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था, उस सुप्रीम कोर्ट में भी उसके क्षेत्राधिकार को लेकर बहुत सारे विवाद होते रहे। विवाद क्यों होते रहे? कि विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा उस समय कुछ न्यायालय थे जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाए थे, जिसमें सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत थे। और एलिजा एम्पे अपने पूरे जीवन भर ये प्रयास करता रहा कि किसी भी प्रकार से उसको सदर निजामत अदालत का न्यायाधीश बना दिया जाए। जब सदर निजामत का जो न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता था, उसी के सापेक्ष में जो नंदलाल का केस हुआ था वो इसी के संदर्भ में हुआ था। तो नंदलाल का केस क्या था उसको मैं बता देता हूँ। नंदलाल जो था वो बंगाल का या कोलकाता का एक ब्राह्मण था। और उसने वॉरेन हेस्टिंग्स पर ये आरोप लगाए थे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर बंगाल के नवाब की जो बेगम थी उनको दत्तक पुत्र का अधिकार दिया था।